जय हिंद एवरीवन। सो टुडे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रहेगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के बाद। इंग्लिश में अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये पूरे का पूरा, वैसे देखा जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई चैप्टर नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, मतलब पूरा ग्रामर इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अलग से स्पेसिफाइड कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी सारे चैप्टर्स का कंक्लूजन है ये, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये आपका चैप्टर रहेगा। तो चलिए इस टॉपिक की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। अब मैं अगर बात करूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर है क्या, तो सबको पता है कि भाई एक सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट भी रहता है, वर्ब भी रहता है और ऑब्जेक्ट भी रहता है। मतलब किसी भी वर्ब को, किसी भी एक्शन की मैं बात करूं तो उसका डूअर तो डेफिनेटली होगा और वो उसके स्टार्टिंग में लिखा जाता है। मतलब सब्जेक्ट हम उसी को कहते हैं जो डूअर होता है किसी एक्शन का। एक्शन मतलब वर्ब, क्रिया, कोई काम किया गया है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या है, हमारा टॉपिक ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, यानी कि जो एक्शन है और उसका डूअर है, उनका आपस में एग्रीमेंट क्या रहा होगा। एग्रीमेंट तो सीधी सी बात है, इसने कहा कि देखते हैं क्या एग्रीमेंट। सेंटेंस के अंदर वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, और वो कैसे, इसने कहा कि द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट वॉच द सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन। मतलब देखो मैं बता देता हूँ क्या बोला इसने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर है क्या। मतलब एग्रीमेंट है एक समझौता है, किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। मतलब सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आएगी। ऐसा हम लोग जानते हैं, है ना। और यही एक एग्रीमेंट होता है कि भाई जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब यूज करनी होती है। तो बस सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है आपस में दोनों का कि भाई कैसे कौन सा ये यूज होगा। देखो यहाँ पे इसमें अलग अलग लिखा गया है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इससे काम नहीं चल जाता है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब प्लूरल होगी तो बस इसी टाइप से हम कर देंगे, ठीक है ना। अब नॉर्मली जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में इन तीन सेंटेंसेस के अंदर अंदर मैं अगर बात करूं कि भाई इनके अंदर बता, तो ठीक है, साफ साफ लिखा गया है। पहला सेंटेंस जैसे कि सोनम was टीचिंग इंग्लिश। हम जानते हैं कि सोनम इसमें इस पूरे सेंटेंस के अंदर टीच, पढ़ाना, यानी कि एक एक्शन हुई है, और इस एक्शन का जो डूअर रहा है वो कौन है, सोनम है, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। और किसी भी वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई करता है वो वर्ड होता है अपना ऑब्जेक्ट। तो सोनम टीच व्हाट, क्या पढ़ाती है, तो व्हाट का रिप्लाई किया इंग्लिश ने, इंग्लिश मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब है तो सब्जेक्ट की जस्ट बात होती है वो हेल्पिंग वर्ब और ये वाली मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो इतना लिख दिया गया, लेकिन आप ध्यान से देखो ये वॉज ही क्यों लिखा, वर क्यों नहीं लिखा मैंने, है ना। वर भी तो ऑप्शन होता है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर वॉज और वर में से चूज करना पड़े तो ये बात हमें सब्जेक्ट ही बताएगा। और सोनम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने वॉज को लगाया, यानी कि सिंगुलर को यूज किया। अगर सोनम ना होती तो हम वर लगा देते, मतलब प्लूरल। मतलब इस सेंटेंस से हमें पता लग गया कि भाई अगर हमारे जो टॉपिक का नाम था वो सही मैच करता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी स्टूडेंट्स बहुत सारे छात्र होंगे, तो वर्ब वर्ब भी उसमें कैसी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, समझे। और अगर मैं करूं दे, तो दे के अकॉर्डिंग भी क्या है, क्योंकि ये प्रोनाउन है लेकिन है तो प्लूरल वर्ड, तो दे वर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर। और यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आप कहोगे सर ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो सबको ही पता है भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसमें नई बात क्या है, देखिए नई बात ये है, इसने नोट करके लिखा कि जो वर्ब है ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। अब ये क्या बना आगे, मतलब हमें पता है कि सब्जेक्ट को ढूंढ के वर्ब कर देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है।
सब्जेक्ट ना आपको नॉर्मली जब ऐसे सेंटेंस लिखे दिखेंगे इतने छोटे छोटे तो आप सब्जेक्ट भी पहचान लोगे और वर्ब को भी पहचान लोगे, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब जब लेंदी सेंटेंसेस आ जाते हैं या फिर उसमें सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं, तब आप कैसे करें। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनमें मुझे देखो इतनी बात तो हम जान गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, इतनी बात भी जानते हैं तो आप लोग इन सेंटेंसेस को करके देखो, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आप अच्छे से सब्जेक्ट को पकड़ पाओगे तो आप कर लोगे, नहीं तो अगर सब्जेक्ट नहीं पकड़ा अच्छे से तो फिर दिक्कत हो जाएगी करने में। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे देखो द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इज या। अब बात तो ये है कि यहाँ पे वर्ब है इज या, सबको पता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखो, प्लूरल है तो आर लिखो, लेकिन बात ये है कि आप लोगों का माइंड में क्या है कि पहले देखेंगे वेजिटेबल, बहुत सारे बच्चे जो है इस वेजिटेबल्स को HIS लगा हुआ साथ में वेजिटेबल सब्जियां यानी कि प्लूरल हो गए और वो आंख बंद करके यहाँ पे आर को टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब सब्जेक्ट रियल है कौन इसमें, तो अगर नॉर्मली सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो हम देख लेते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर सेंटेंस इतना छोटा सा मिलेगा। इसमें क्या है कि ये जो वर्ब, इससे पहले आपको इतना सारा ये पूरे का पूरा जो टर्म्स लिखी है, इसमें नाउन एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने असली यानी कि वो नाउन पकड़ना है, वो सब्जेक्ट पकड़ना है जो इस वर्ब का रियल में होना चाहता है। इसने कहा आर इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वेजिटेबल्स बढ़ रही है कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल, की प्राइस बढ़ रहा है कि वेजिटेबल बढ़ रही है, वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस जो है ये एक नाउन है और सिंगुलर है, प्राइस सिंगुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे इज होना चाहिए था, ठीक है। और फ्लो में या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल नहीं है तो आप क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे कि वेजिटेबल और वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर रेडी, क्या रेडी है, स्टूडेंट्स रेडी है कि स्टूडेंट्स की लिस्ट रेडी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं है, स्टूडेंट्स की लिस्ट की बात की गई, और स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होती है, जो सूची होती है, वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख के नहीं, अपना रियल जो सब्जेक्ट है वो लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपने इज लगा देना है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, द बकेट ऑफ रोजेज स्मेल्स या स्मेल्स, इसने कहा जो रोजेज, अब स्मेल्स आप जानते हैं कि वर्ब के साथ SIS लग जाता है, ये बात सब लोगों को पता होना चाहिए कि किसी नाउन के साथ अगर आप लोग SIS ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। मतलब मैंने लिखा बुक, तो बुक के साथ S लगाते ही बुक्स हो गया, और ये क्या बन गया, बुक्स, बहुत सारी बुक्स, यानी कि प्लूरल नाउन। बॉय के साथ मैंने ऐसे लगाया यानी कि बॉयज, बहुत सारे लड़के, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब मैं वर्ब के साथ में, जैसे मैंने प्ले लिखा, प्ले के साथ ऐसे लगा दिया प्ले, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी भाई। डू के साथ में ऐसे लगा देंगे, डज हो जाएगा, तो सिंगुलर। मतलब अगर वर्ब के साथ में आपने SIS लगाया है तो वो सिंगुलर, और नाउन के साथ में SIS लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, ये बात पता होना चाहिए सबको। अब यहाँ पे इसने कहा कि द बुके ऑफ, ठीक है, स्मेल या स्मेल्स, तो स्मेल्स क्या है, एस लगा हुआ है यानी कि सिंगुलर वर्ब है, और स्मेल जो है ये बेस फॉर्म है यानी कि ये प्लूरल वर्ब है। अब जैसे भी सब्जेक्ट रहेगा, या तो आपने रोजेस को देखना, रोज है ना, लेकिन रोज में रोज का बुके है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। बस इतना सा अगर पता है तो आप कर लें, ठीक है। हमने रियल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। अब आगे जो सेंटेंस है इसमें भी देखो सबस, इन सेंटेंसेस के 4 सेंटेंस और है नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने, इनमें बताओ मेरे को कि सब्जेक्ट कौन है और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। इसने कहा द कैप्टन ऑफ प्लेयर्स वाज एवर इंजर्ड, इसमें इंजर्ड कौन हुआ बताओ, प्लेयर्स, दो नाउन दिख रहा है हमें, कैप्टन और एक प्लेयर्स, इसका रियल सब्जेक्ट होना क्या चाहिए, मेन बात तो वही है ना। वैसे तो सबको पता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, लेकिन कैसे, वो भी तो बात करती है ना कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, सब्जेक्ट, इस एक्शन का रियल डूअर कौन है,
तो बताओ इंजर्ड होने वाला कौन है, प्लेयर है या प्लेयर्स का कैप्टन है? इसने कहा था कैप्टन ऑफ द प्लेयर यानी कि खिलाड़ियों का जो कैप्टन है वॉज एवर इंजर्ड, यानी कि कैप्टन इंजर्ड हुआ। तो इंजरी किसको हुई, कैप्टन को, कैप्टन सिंगुलर, तो कैप्टन वॉज इंजर्ड। आपने प्लेयर्स देख करके तुरता पुर्ती में यहाँ वर नहीं लगा देना है, इसका रियल सब्जेक्ट कैप्टन है। नेक्स्ट देखो द क्वालिटी ऑफ द बुक्स। अब बुक्स देख करके अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आर लगा दूं तो आप गलत है, क्योंकि इसमें बुक्स की बात की ही नहीं है। इसने कहा था क्वालिटी ऑफ बुक्स, बुक्स की क्वालिटी की बात की गई, और क्वालिटी सिंगल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए आपने यहां पे भी इज लगा देना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखो द टीचर ऑफ द बॉयज। फिर से आपने बॉयज लिखा और बॉयज के अकॉर्डिंग आर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉयज की बात नहीं हुई है। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द टीचर ऑफ द बॉयज, यानी कि बॉयज नहीं, बॉयज के टीचर की बात की गई है। तो टीचर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट है, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए था, इज होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज या आर लार्ज, लार्ज है क्या, कैंडिडेट्स नहीं, कैंडिडेट्स का नंबर। तो नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर, संख्या, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है। तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज लार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, इज। समझ में आ गई बात? तो वो ठीक है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, बट कब, आप पहले उस सब्जेक्ट को भी तो पहचानना सीख ले। नेक्स्ट देख लो, कुछ थोड़े और ठीक ठाक सेंटेंस हैं आपके सामने, है ना, इनमें भी आइडेंटिफाई करके देखते हैं। चलो, इसमें सब्जेक्ट में इसमें कहा था रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशंस हैज या हैव बीन अप्रूव्ड। सबको पता है हैज बीन अप्रूव्ड या हैव बीन अप्रूव्ड किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। लेकिन बात ये है अपना सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये देखना चाहिए और आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए इतनी कि इसका सब्जेक्ट कौन। हैज या हैव बीन अप्रूव्ड, अप्रूव्ड कर दिया गया है, किसको अप्रूव किया गया है, एग्जामिनेशन को, रिक्वेस्ट को, स्टूडेंट्स को, के पोस्टपोनमेंट को, किसको। इसने कहा था रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है क्या करने की, टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन, एग्जाम को पोस्टपोन करने की। जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया गया है। तो रिक्वेस्ट कैसा नाउन होता है भाई, रिक्वेस्ट तो सिंगुलर नाउन होता है। रिक्वेस्ट अगर सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर ही लेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हैज बीन अप्रूव्ड हो जाना चाहिए था। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो, लीव्स दैट आर फ्रेशली प्लक्ड बिगिन या बिगिन्स टू ड्राई क्विकली। अब फिर से पता है कि वर्ब आपके सामने बिगिन और बिगिन्स दोनों है, तो बताओ इनमें से क्या है। अब हम जानते हैं, अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया आपको कि किसी भी वर्ब के साथ ऐसी आई ऐसे लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और बेस फॉर्म रहती है तो प्लूरल होती है। बिगिन के साथ ऐसी आई ऐसे लग जाएगा तो आप उसको सिंगुलर वर्ब कह देंगे। अब बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वाली आएगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ये वाली वर्ब आएगी। अब बताओ इसमें क्या लिखना चाहिए। इसने कहा कि लिव्स दैट आर फ्रेशली प्लक्ड, प्लक का मतलब तोड़ा गया। इसने कहा लिव्स यानी कि पतियां, जो पतियां हैं, दैट आर फ्रेशली प्लक्ड, जो अभी अभी तोड़ी गई है। ये पूरे का पूरा भाई रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिवल क्लॉज कह सकते हैं, यानी कि ये पूरी बात इन पतियों के बारे में की गई कि वो वाली पतियां जो अभी अभी तोड़ी गई हैं। बिगिन या बिगिन्स टू डायरेक्टली ड्राई क्विकली, यानी कि जल्दी से सूखने लगी। क्या सूखने लगा है भाई, पत्तियां सूखने लगी। जो कैसी पत्ती, इनके बारे में बताएगा, दैट आर फ्रेशली प्लक्ड। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में मैं अगर पूछूं कि ये बिगिन और बिगिन्स में से यानी कि वर्ब कैसी आएगी, तो इनका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल, लिव्स, है ना, लिव्स हो गया। तो लिव्स के अकॉर्डिंग आपने लगाना पड़ेगा बिगिन ना कि बिगिन्स। ठीक, नेक्स्ट देख लो, along the eastern border of India lies ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। ये along क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में सबको पता है नाउन एंड उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो किसके along, along the eastern border of India, इंडिया के जो पूर्वी जो बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो डैश करता है द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के अंदर। तो यहाँ पे ये पूरी बात की गई है कि इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र बॉर्डर है, ये ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का,
ठीक है ना, वो लाई करता है तो यहाँ पे लाई जाएगा, लाई नहीं होगा क्योंकि हमारा वर्ड है किसकी बात की है, ईस्टर्न बॉर्डर की बात की है और वो सिंगुलर, तो बस ये हो जाएगा। द लायन इज नॉट ओनली एनिमल्स इन डेंजरस द, अच्छा, देयर आर इज लेपर्ड्स टू, इसने कहा कि लायन जो है इज नॉट ओनली एनिमल इन डेंजर, अकेला लायन ही खतरे में नहीं है, तो देयर डैश लेपर्ड्स टू, लेपर्ड्स को भी खतरा है ना। आजकल जो बोलता है कि शेरों की संख्या कम हो रही है, ऐसे ही बोल रहा है कि लेपर्ड्स की भी कम हो रही है भाई, ठीक है। तो एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं यानी कि खतरे में है, कौन कौन है, लायन भी है, लेपर्ड्स भी है। तो उनकी बार यहाँ पे लिखा कि देयर डैश लेपर्ड्स टू, लेपर्ड के लिए लगाना है आपने, तो लेपर्ड के लिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि लेपर्ड्स एस लगा है इसमें, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। तो बस बात यही थी हमारी कि हमने ये देखना है जो सेंटेंस हम अभी कर रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कर रहे थे। इसने नोट करके एक बात लिखी थी कि द वर्ब ऑलवेज फॉलो द मेन सब्जेक्ट, कि ऐसा नहीं है कि एरा गैरा नथु पैरा कुछ भी आप वर्ब से पहले जो वर्ड है उसको आपने सब्जेक्ट मान लिया। अपना जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा मेन सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट है कौन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस हर बार सिंपल नहीं होते हैं, लेंथी भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतनी सी बात हमने देख ली कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर है क्या, यही एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और वो हमने देख लिया है कि रियल सब्जेक्ट आपने ढूंढना होता है, बेशक वो पूरा नाउन क्लॉज हो, एक छोटा सा नाउन है या सिंगुलर है, प्लूरल है, बिल्कुल वर्ब के जस्ट बगल में है या उसके कहीं आगे पीछे है, वो चीज आपने देख ली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा वर्ब वैसा ही सब्जेक्ट, यही तो चीज है, यानी कि उल्टा बोल लो, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब आगे इसी चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो रूल है वो क्या कहता है, वन बाय वन करके पढ़ते चलते। पहला जो कंसेप्ट है इसमें वो इसने कहा कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर कहा है कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से, एंड एक क्युमुलेटिव कंजंक्शन है, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, इसने बस और कुछ भी नहीं, इसने कहा कि आपके पास अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो फिर क्या कहा, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड वर्ब प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अगर ऐसा रहेगा कि सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट इधर है दूसरा इधर है, बीच में एंड कंजंक्शन लगा दी, कंजंक्शन सब लोग जानते हैं जॉइनिंग वर्ड होते हैं, दो चीजों को जोड़ने का काम करती है, तो दो सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ेंगे तो एक ये वाला एक ये वाला, कितने हो गए, दो हो जाएंगे। यानी कि जब चीजें एक से ज्यादा हो जाती हैं तो प्लूरल हो जाती हैं बेसिकली, है ना, और जब प्लूरल हो जाती है तो फिर वही बात बोला है कि वर्ब इज यूज्ड। तो सर हमें तो पता था इस बात का, है ना, तो देखते हैं चलो। संगीता एंड मीना, यहाँ पे एक लड़की संगीता है और दूसरी लड़की कौन है, मीना, दोनों को एंड से जोड़ दिया। तो इसका कहने का मतलब इस कंसेप्ट में यही था, इस वाले रूल में, कि अगर दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, ठीक है, जो होगा तो गलत हो जाएगा। यू एंड आई, तुम और मैं। अब आपको लग रहा होगा कि आई के साथ आर नहीं, आई के साथ तो एम अच्छा लगता है, एम आता है भाई, है ना, एम लगा दें, क्या एम गोइंग, लेकिन नहीं, यहाँ पे आई ही सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों है, यू एंड आई, और दोनों सब्जेक्ट है, दैट मीन्स आपने क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब को चूज करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है, कर लोगे। चलिए आगे करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है पूजा एंड आयशा। पूजा एंड आयशा आर गोइंग टू द ट्रेड फेयर। अब फिर से वही बात आ गई कि ट्रेड फेयर में कौन कौन जा रहा है, ये दो लड़कियां हैं, दोनों जा रही हैं, पूजा भी और आयशा भी, दोनों को एंड से जोड़ा, यही हमने पढ़ा। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू को अगर एंड से जोड़ देते हैं तो प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, मनदीप एंड हिज फ्रेंड, चाहे मनदीप हो चाहे उसका फ्रेंड हो, जा कौन रहा है, ज्वाइन कौन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, एंड से जोड़ा ना, तो यानी कि एक ये और एक ये कितने हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल है तो वर्ब हो, बस यही बात। यहाँ पे देखो, माय फादर एंड मदर, मम्मी और पापा दोनों के दोनों क्या करते हैं, वांट, वांट और वांट्स दोनों बन सकते, तो इसमें प्लूरल वर्ब वांट होती है, अगर सिंगुलर होती तो एस लग जाता, लेकिन उसको छोड़ो। यहाँ पे हमने देखा कि माय फादर एंड मदर दो लोग हैं, दोनों को एंड से जोड़ा है, तो वर्ब से पहले आपने देखा कि एक सब्जेक्ट ये एक ये, दो सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो प्लूरल वर्ब आपने यूज करी। अगर ये सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती तो सिंगुलर क्या हो सकता था इसका, वांट की बजाय वांट्स हो जाता। बताया था ना कि नाउन के साथ एस लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है, और वर्ब के साथ एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वांट, सॉरी वांट नहीं,
वॉन्ट्स नहीं वॉन्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माय मदर एंड फादर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े हैं, प्लूरल वर्ब का ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोनू, अभी एंड शी। अब इसमें कितने हो गए, मोनू है, अभी है, शी है, फिर भी एंड से जोड़ा है, इधर वाले दोनों, ये तो कॉमा से यानी कि दोनों एक साथ हो गए, ये वाला तो इनको आपस में जोड़ा, तो बेशक नाउन नाउन और एक प्रोनाउन भी जोड़ दिया, लेकिन जोड़े एंड से ही हैं सारे के सारे, क्या सारे के सारे इसके सब्जेक्ट हैं, डूअर है, इसका मतलब आपने फिर से आर यूज किया है। द सीएम एंड हिज मिनिस्टर आर ऑन द वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर के ऊपर कौन कौन है, वर्ल्ड टूर के ऊपर मिनिस्टर भी है और सीएम भी है, दोनों है, दोनों को एंड से जोड़ा है, प्लूरल वर्ब बन गई है, आर इसमें आना चाहिए भाई, ठीक है, कर दोगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला रूल क्लियर हो गया कि अगर दो सब्जेक्ट सेंटेंस में एंड से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। क्यों, क्योंकि एंड से जब दो चीजें जुड़ जाती हैं तो डबल हो जाती हैं, और डबल हो जाती हैं प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल वर्ब तो आना ही था। आगे देखते हैं। आगे देखो, इसने कहा कंसेप्ट नंबर 2 में, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। इसने कहा कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाते हैं तो फिर क्या होगा भाई, ये बोला ना इसने, इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है एंड से, बट ओनली पर्सन थिंग और आइडिया इज डिस्कस, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। क्या कहा इसमें, चलो देखते हैं। इसने कहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट अगर एंड से जोड़े गए हैं, और फिर क्या कह रहा है, लेकिन ओनली पर्सन और थिंग आइडिया डिस्कस, यानी कि जोड़े गए हैं दो सब्जेक्ट एंड से, लेकिन दोनों को मिला करके सेंस ऑफ वन आ रहा है, फीलिंग सेंस ऑफ वन की आ रही है, मतलब दोनों जोड़ने के बाद भी पता लग रहा है कि तो एक ही चीज निकली, तब बोल रहा है कि सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्या सर ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, कि अभी तक तो देखो राम श्याम मोहन गीता, कुछ भी आप दो चीजों को जोड़ोगे तो सीधी सी बात है जुड़ के दो होंगी, और दो होंगी तो प्लूरल होंगी, लेकिन ऐसा कब से होने लगा कि दो चीजें जुड़ेंगी, दोनों जुड़ के सिंगुलर हो जाएगी। हाँ होता है, ठीक है, तो देखो उसके लिए कुछ फ्रेज है ना, कुछ वर्ड है, वो आपने ध्यान रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में यही मिले। जैसे इसने कहा बैग एंड बैगेज। अब बैग एंड बैगेज का मतलब क्या है, बैग का मतलब थैला बैग होता है ना, बैगेज सामान होता है, लेकिन बैग एंड बैगेज का मतलब दोनों का मिला के बोरिया बिस्तर यानी कि कंप्लीट सारा सामान होता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो वैसे लॉन्ग का मतलब तो लंबा होता है, शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, तो ये वाला भी ये भी दो नाउन जोड़े हैं इसने एंड से, मतलब यानी कि प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सारांश में, कोई चीज इन शॉर्ट, यानी कि कोई चीज किसी चीज की समरी है ना, सारांश किसी चीज का। इसी टाइप से इसने कहा एज एंड एक्सपीरियंस, वैसे तो एज अलग है, एक्सपीरियंस उम्र अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन एज एंड एक्सपीरियंस अनुभव एक ही सेंस दे रहा है। क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हैमर एंड सिकल, सब अलग अलग है ये, है ना, देखो सबको पता है हैमर हथौड़ा होता है, सिकल एक वो दांती होती है, लेकिन हैमर एंड सिकल, ऑनर एंड ग्लोरी, फन एंड ट्रोलिक, मौज मस्ती जिसे बोलते हैं, ठीक। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, पार्ट एंड पार्सल, जरूरी होता है, अभिन्न अंग होता है, जरूरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बार बार यूज करते हैं, साइंस एंड टेक, है ना, साइंस एंड टेक हो गया, लाइम एंड सोडा हो गया। ये सारे जो वर्ड दिख रहे हैं, सारे फ्रेज एंड से जुड़े हुए हैं सब के सब, लेकिन इनका जो मीनिंग है ना वो सिंगुलर सेंस देता है, इसलिए इनके साथ हमेशा, इन फ्रेजेस के साथ हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब ये गानी पड़ेगी। देखो और है उसमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी, पावर इन्फ्लुएंस, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, पीस एंड हार्मनी, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, एब एंड फ्लो, कल्चर एंड ट्रेडिशन, माइंड एंड सोल, हार्ट एंड सोल, ये सारे। क्योंकि देखो हार्ट का मतलब तो दिल होता है, सोल का मतलब आत्मा होगी, मान लो हार्ट एंड दिल तो कुछ अलग अलग चीजें की, लेकिन नहीं, अगर मैं कह दूं ही डिड दिस वर्क हार्ट एंड सोल, यानी कि उसने होल हार्टेडली, इसका मतलब हार्ट एंड सोल का मतलब होगा पूरी लगन से, पूरी लगन से, दोनों को मिलाकर पूरी लगन, यानी कि इसमें तो आपने सिंगुलर आइडिया दे दिया। तो ये वर्ड जो होते हैं। दूसरी बात, जैसे मैं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की बात करूं, ड्रिंकिंग एक अलग जिरंड यानी कि नाउन हो सकता है ड्रिंकिंग, तो अकेला ड्रिंकिंग आप सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। फिर इसमें कहा ड्राइविंग, तो ड्राइविंग एक अलग आर्ट है भाई, ठीक है, तो ड्राइविंग और ड्रिंकिंग, देखो अकेली, जैसे मैं कहूँ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज या आर द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, मैं कहूँ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। अब यहाँ पे अकेले ड्रिंक करने से तो किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाता,
ना ही ड्राइविंग करने से किसी का एक्सीडेंट हो जाता। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पीकर गाड़ी चलाना एक्सीडेंट, मतलब ड्रिंकिंग ड्राइविंग दोनों को जोड़ के बना पीकर गाड़ी चलाना, दोनों का सेंस क्या हो गया, एक हो गया, है ना। तो इसी टाइप से ऐसे वाले जब ये फ्रेज दिखते हैं आपको, एंड से दो नाउन जुड़े होते हैं लेकिन सेंस ऑफ वन सिंगुलर होने का आपको आभास कराते हैं, उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ड वर्ब यूज करना पड़ता है। ये सारे के सारे रिप्रेजेंट सिंगल आइडिया एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज, इनके साथ सिंगुलर वर्ब है। ऐसे नहीं है तो देखो एग्जांपल आ गया आपके सामने, इनको करके देखो शाबाश। एग्जांपल्स में इसने लिखा है कि स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। अब यहाँ पे इसके अंदर स्लो एंड स्टडी, वैसे तो स्लो का मतलब, स्लो अलग नाउन है, स्टडी का मतलब अलग, परसेवरेंस यानी कि निरंतरता। तो इसने कहा स्लो एंड स्टडी यानी कि धीरे चलो लेकिन कंटिन्यू चलते रहो। स्लो एंड स्टडी के परसेवरेंस है, निरंतरता जो है रेस जीतती है। तो ये दोनों नाउन एंड से जोड़े हैं लेकिन दोनों का मतलब ही क्या हो गया, परसेवरेंस, यानी कि हिंदी में लिख दूं निरंतरता। ठीक है, तो रेगुलर आप किसी काम को डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू करते रहते हैं तो उसी से आप रेस जीत जाते हैं। मतलब ये दोनों का मतलब उसने एक ही सिंगुलर बनाया है, तो यहाँ पे विन नहीं विंस द रेस हो जाएगा। अब देखो अगला, ब्रेड एंड बटर। सबको पता ब्रेड एक अलग चीज होती है, बटर एक अलग चीज होता है। अगर आप किसी दुकान में जाओगे तो वहां लिखा ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, आर अवेलेबल हियर, क्योंकि दोनों अलग अलग आर्टिकल हैं, आप उनको अलग अलग यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा कि ब्रेड एंड बटर एंड इज या आर एन अपील टास्क टू ऑन दिस रैट रेस। आज के जमाने में एक डिफिकल्ट टास्क होता है भाई, अपील टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट, ठीक है, इडियम है ये। तो डिफिकल्ट जो टास्क होता है, मुश्किल काम है आज के जमाने में ब्रेड एंड बटर को अर्न करना। मतलब ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आजीविका, ठीक है, आजीविका जो आप अपनी कमाते हैं, लिवलीहुड जो होती है वो कमाना अपहिल टास्क है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर अलग अलग, कोई ब्रेड और बटर से रिलेशन नहीं है, ब्रेड एंड बटर को इकट्ठा इसमें यूज किया अपना लिवलीहुड यानी कि आजीविका से मतलब। और आजीविका जो आपकी अपनी रोजी रोटी जो रोजगार है, आजीविका है, वो आप सिंगुलर मानते हैं तो इसमें ए जाना चाहिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। अब ऑर्डर अलग होता है, लॉ अलग होता है, लेकिन दोनों को लॉ एंड ऑर्डर सुना होगा आपने, पुलिस क्या करती है, मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून, तो दोनों मिलके एक ही वर्ड बना दिया इन्होंने, कानून। तो यानी कि कानून जो है इज टू बी मेंटेन्ड एट द कॉस्ट, एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर को यानी कि कानून को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे सिंगुलर की तरफ ठीक है, तो आपने सिंगुलर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देख लो, कास्ट एंड क्रीड। अब देखो अलग अलग वर्ड है दोनों, एक कास्ट है एक क्रीड है, लेकिन अगर इसने सेंटेंस लिखा तो पता है क्या लिखा, इसने कहा कास्ट एंड क्रीड, यानी कि दोनों को मिला के कास्ट एंड क्रीड का मतलब जातिवाद। जो जातिवाद है, जो जातिवाद है, कास्ट एंड क्रीड इज या आर मेजर प्रॉब्लम। तो जातिवाद मेजर प्रॉब्लम है, इसका मतलब कास्ट एंड क्रीड दोनों को एक ही की तरह यूज किया तो इज हो जाएगा, इज। माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, बेशक एंड से जोड़े हैं लेकिन माय फ्रेंड, फिर कोमा लिखा फिलोसफर यानी कि मेरा फ्रेंड भी है, वो एक दार्शनिक भी है, एंड गाइड और गाइड भी है, यानी कि ये सारी क्वालिटी एक ही इंसान में है, दोस्त भी है, फिलोसफर भी है और वो गाइड भी है, तो एक ही इंसान है। एंड से वैसे कितने भी नाउन इसने जोड़े हैं लेकिन फिर भी क्या हुआ, सेंस ऑफ वन, तो सेंस ऑफ वन में सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, कर लोगे। चलिए आगे देखो इसने क्या लिखा, फिश एंड चिप्स, क्योंकि फिश एंड चिप्स सबको पता, चिप्स अलग है फिश एंड है, लेकिन फिर भी फिश एंड चिप्स डैश माय फेवरेट डिश, डिश की बात, एक व्यंजन बना दिया इसमें, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन बना दिया तो फिर भी सिंगुलर, क्योंकि एक ही तरह ही ट्रीट किया है इसने, एक ही तरह ट्रीट किया है दोनों को, फिश एंड चिप, ये कोई मील हो गया, कोई भोजन हो गया इसका, तो इसका मतलब एज होगा। सम एंड सबस्टांस का मतलब होता है समरी, सारांश, ठीक है, हिंदी में कहूं तो सम एंड सबस्टांस होता है भाई सारांश, ठीक है। ऑफ दिस चैप्टर, एज या आर लैटिन ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक, ग्रीक का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंड, जिसको कॉम्प्रीहेंड ना किया जा सके, जिसे समझा ना जा सके, लैटिन एंड ग्रीक होता है। तो इसने कहा कि जो सम एंड सबस्टांस इस चैप्टर का है, यानी कि जो सारांश इस चैप्टर का है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, समझ से बाहर है, तो इसमें सिंगुलर हो जाएगा। एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो होता है यानी कि टाइड होते हैं, ज्वार भाटा सुना होगा आपने, है ना, तो एब उतार चढ़ाव जो होता है, एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, टाइड्स का यानी कि ज्वार का उतार और चढ़ाव जो है वो क्या है,
वो अब कॉम्प्रिहेंसिबल है, तो इसमें सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। मतलब ये आपको जहां भी ये फ्रेज दिख गई तो उसके तुरंत बाद आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है, बेसिक एंड से जुड़े। स्कीम एंड प्लान, तो स्कीम एंड प्लान बेसिकली का उसका जो योजना ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस की जो योजना है इज हो जाएगा। द हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स और कैरेज अलग अलग, तांगा अलग है, घोड़ा, देखो गाड़ी अलग है घोड़ा अलग है, लेकिन घोड़ा और गाड़ी जब जुड़ते हैं एक साथ, इसने कहा कि हॉर्स एंड कैरेज बीन स्टैंडिंग एट द डोर हाफ एन आवर, आधे घंटे से बाद, तो क्या घोड़ा और गाड़ी अलग अलग खड़े हैं? नहीं नहीं, आप दोनों को जोड़ के एक साथ है, उसको तांगा बोलो कि तांगा खड़ा हुआ है आधे घंटे से बाद। तो हॉर्स एंड कैरेज दोनों नाउन को एंड से जोड़ा है, फिर भी सिंगुलर से हैज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी। आगे देख लो, द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि लाभ, बेनिफिट एंड एडवांटेज दोनों को एंड से जोड़ा है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट का लाभ जो है वाज इनॉर्मस, ह्यूज, बहुत होता है। 2 एंड 2 दोनों को दोनों एंड से जोड़े हैं, लेकिन हुआ 2 एंड 2 मेक्स 4, तो इसमें हो जाएगा मेक्स, ये बात थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इस कंसेप्ट में हमने क्या देखा? इस कंसेप्ट में हमने देखा कि ये देखिए, यहाँ पे पहला पहला कंसेप्ट हमने देखा था, पहला वाला जो रूल था वो ये था कि अगर दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो प्लूरल हो जाते हैं भाई दोनों जुड़ के। लेकिन अगले में बोला कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं लेकिन सेंस ऑफ वन, यानी कि एक होने का आपको अगर सेंस दिला रहे हो, तो उसलिए याद रखना कि उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और वो कुछ फ्रेज इसने यहाँ पे दी भी है आपको, ये देखो सारे की सारी, तो यही एग्जाम में आती है, इनको 2 बार 4 बार पढ़ लेते हैं तो ये सारी आपको याद रहेंगी, और इसलिए इनके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है, यानी कि इनको सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें जो थर्ड वाला कंसेप्ट है वो क्या है? वो ये कह रहा है, देखो अलग अलग जो रूल है ना, अलग अलग कंसेप्ट है, वो हम देख रहे हैं कि आखिर सब्जेक्ट किस किस भेज बदल के कैसे कैसे सेंटेंस में आता है, कैसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना, ताकि हमारा ये वाला भ्रम निकले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, यानी कि कोई भी सेंटेंस में आपको यही माइंडसेट है, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में लेंथी सेंटेंस होते हैं, जितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज बनती चली जाती है उतनी ज्यादा देखना जरा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना ही सबसे मेन टास्क रह जाता है, वही सबसे डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो बस इसी चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थर्ड वाले में कंसेप्ट में हमने सीखा है कि जो थर्ड कंसेप्ट है ये कह रहा है कि देयर वर्ब, ये स्ट्रक्चर लिखा है, इसने कहा इफ देयर इज यूज्ड, जो देयर THER आपने सुना होगा, देयर इज यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड आल्सो इट क्वालिफाइज द वर्ब दैट इट इज यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। But if there is used in beginning of sentence, it is called dummy subject, then they work according to the noun or pronoun given after it. क्या बोला इसने? चल मैं समझाता हूँ क्या बोला। इसने ये कहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा आपके सामने, देयर फिर वर्ब फिर नाउन और प्रोनाउन। मतलब इसने ये कहा कि अगर देयर किसी वर्ब के बाद यूज किया जाता है तो ये बन जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कह रहा है कि लेकिन देयर अगर बिगिनिंग में स्टार्टिंग में कहीं यूज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। ऐसा कुछ बोलना चाहता, मतलब देखो हिंदी में भी इसने आगे लिख दिया है, पहले इसकी हिंदी पढ़ लो कि बिना यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हुआ है तो डमी सब्जेक्ट है, और बाद में हुआ होगा तो यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट। अब नहीं समझ में आया क्या है ना, चलो समझते हैं, देखते हैं क्या है, मैं बताता हूँ। देखो इसने हिंदी इंग्लिश दोनों की एक ही बात है, बट उसने कहना क्या चाहा इधर सुनो ध्यान से। देखो बेटा इसने लिखा है कि देयर, यहाँ पे इसने लिखा देयर वर्ब नाउन और प्रोनाउन, मतलब मान लो सेंटेंस इतना ही है, मैंने स्टार्टिंग किया कहीं से, मैं लिखा देयर इज देयर वॉज अ किंग, ऐसा लिखा देयर वॉज ए किंग। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि वॉज एक वर्ब है, इससे पहले आपको सब्जेक्ट दिख गया, ठीक है भाई। फिर दूसरी बात यह है कि अगर मैं कह दूं आई मेट, मेट भी नहीं, मैं लिख दूं आई लिव देयर, आई लिव देयर, मैं वहां आई मेट हिम देयर, तो इस टाइप से यानी कि ये वर्ब के बाद भी दिख जाता है देयर। इसने ये कहा है कि देयर एक वर्ब के बाद में भी मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है। अगर वर्ब के बाद में मिला यानी कि सब्जेक्ट के, यानी कि पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है फिर बाद में जाके कहीं आगे वर्ब के बाद में अगर देयर मिलेगा तो वो सब्जेक्ट नहीं है, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस
एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। और अगर कह रहा है कि सेंटेंस किसी वर्ब से पहले दिख जाता है सेंटेंस के अंदर देयर, तो मतलब वो डमी सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात मतलब अगर वर्ब से पहले देयर है तो वो डमी सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वो सब्जेक्ट तो है वर्ब से पहले है तो, बट डमी है। डमी का मतलब कि उसका कोई काम नहीं है, पुतला खड़ा है, सही है ना, पुतला है। तो सब्जेक्ट कौन होगा? इसका कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब होती है उसके पहले देयर आ जाता है, तो देयर को आप सब्जेक्ट जरूर कहते हैं, बट वो सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट नहीं है, वो तो एक डमी है, एक पुतला है, दिखाने के लिए खड़ा कर रखा है। तो जी क्या करें? इस वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो बाद में होता है, तो ये वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है। चलो, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख लो भाई, मैंने आपको कहा कि देयर, अपनी मर्जी से आप मान सकते हैं कि देयर सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, चलो जो भी आप माने कि भाई देयर सिंगुलर है प्लूरल, अगर सब्जेक्ट का, तो मैंने दो सेंटेंस लिखे कि देयर वॉज, फिर वही देयर वॉज अ किंग, और दूसरा सेंटेंस अगर मैं ऐसा लिखूं कि देयर वॉज टू किंग्स। अब सबको पता है यहाँ पे एक राजा था, यहाँ पे दो राजा थे, ये तो हुआ देयर वाज अ किंग, देयर वाज टू किंग्स। अब आप बताओ इन सेंटेंस में क्या गलती है? अगर सब्जेक्ट देयर है दोनों में, वर्ब से पहले आया, तो मतलब दोनों में वर्ब सेम होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बाद वाला सेंटेंस गलत हो जाए, क्योंकि हम सही कैसे लिखेंगे सेंटेंस को? पहला तो बनेगा देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा, दूसरा मेरे को देयर वर टू किंग्स, दो राजा। ये वर क्यों आया? जैसे ही टू किंग, दो राजा हुए, यहाँ पे वॉच की बजाय वर हो गया, जब एक था तो आपने वॉच लिखा। ये क्या मतलब? इसका मतलब ये है भाई कि अगर आपने डियर को देख के सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में वर्ब लगा दी होगी तो आप गलत हो जाएंगे। मतलब देयर का कोई नंबर जेंडर नहीं है। देयर रियल मैंने देखा था, सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो आपको बता दे अपना नंबर जेंडर कुछ भी। तो क्या करें? तो बस यही बात तो इसने बोली थी कि भाई अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी कि वर्ब से पहले देयर दिख जाए तो वो सब्जेक्ट जरूर है, बट वो डमी सब्जेक्ट, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, पुतला है खाली। तो उस वर्ब के जो बाद में जो नाउन प्रोनाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, फिर वर्ब आ जाती है आगे, और फिर आगे नाउन प्रोनाउन, मतलब ऐसे सेंटेंस चलता जाता है। तो ध्यान रहे, देयर शुरू में आ गया तो देयर नाम नाम का सब्जेक्ट है, देयर का कोई नंबर जेंडर नहीं है। आपने जो वर्ब लगानी है वो उसके बाद में आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगानी है, ये बात इसने बोला है। ठीक है, और हाँ, देयर अगर वर्ब के बाद आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको पहले ही दिख जाएगा सब्जेक्ट, है ना, तो फिर आप उसमें लगा सकते हैं। चलो ऐसे नहीं, आप सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला एग्जांपल है, एग्जांपल देखो आपके सामने आ गए। पहला एग्जांपल, देयर इज या आर मेनी रीजंस फॉर इट। सारे सेंटेंस देख लो, देयर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, देयर से हो रहे हैं, तो आप चाहे सिंगुलर मानो चाहे प्लूरल मानो, कुछ भी मानो, लेकिन देखो इस सेंटेंस में देयर आर मेनी रीजंस, आर सही होगा, देयर वर सम वर होगा, सेवरल कंप्लेंट्स, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस, इसमें हैव हो जाएगा, तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज में आर हो जाएगा। ये मैं सबका सही फॉर्मेशन। लेकिन क्यों, क्या मैंने देयर को सब जगह प्लूरल माना इसलिए यहाँ पे ये वर लगाए, यानी कि प्लूरल माना क्या इसको? अगर ऐसा, अगर हाँ मानते हैं आप, तो मेरे को जरा इन सेंटेंस को और करके दिखाओ। यहाँ पे भी आपको बार बार देयर ही दिख रहा है, ये देखो, ये भी देयर है, ये भी देयर, लेकिन इस सेंटेंस में हैज सही, इस सेंटेंस में वॉज सही। अब ऐसा क्यों? पीछे वालों में तो देयर के साथ आप प्लूरल वर्ब लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ तो आप सिंगुलर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है, हम जानते हैं, अभी अभी पढ़ के आए थे कि अगर आपका देयर, अगर आपका जो देयर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसकी बात कौन बताए? देयर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो मतलब सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा वाला सब्जेक्ट है? डमी, मतलब उस पर कोई भरोसा नहीं करना। उसके वर्ब के आगे जो नाउन और प्रोनाउन आया था वो देखो, तो इस वर्ब के आगे इसने कहा मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करनी है आर। देयर वॉज या सेवरल कंप्लेंट्स, बहुत सारी शिकायतें हैं, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा आर। देयर हैज या हैव बीन मैनी चेंजेस, चेंजेस बहुत सारे हैं, मैनी चेंजेस प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आएगा हैव।
देयर इज आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी आया, और लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे मौके हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने आर लगाना पड़ेगा। अब देयर का कोई खेल ही नहीं था, है ना। तो अब समझे कि देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना वो डमी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है बट वो डमी सब्जेक्ट है। जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो इसके बाद आने वाले नाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन जो होगा वर्ब के बाद, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमेशा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल। ठीक है ना। अब यहाँ देखो इनमें अंदर क्या लिखा है इसमें, देयर हैज या हैव बीन अ ग्रेट, फिर वही बात, देयर स्टार्टिंग में आया, लेकिन हमने क्या देखना है, हमें देखना कि वर्ब के बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा है। और ग्रेट स्लम्प, स्लम्प का मतलब मंदी होती है भाई, एक महान, एक बहुत बड़ी मंदी आ गई, गिरावट आ गई, मंदी। तो ग्रेट स्लम्प ये क्या है, अनकाउंटेबल यानी कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज। दूसरा देखो, देयर वॉज या वर के बाद आया अ सडन चेंज, एक अचानक से बदलाव आ गया, चेंजेस नहीं चेंज लिखा, मतलब आपने सिंगुलर लिखना है। तो यहाँ पे भी आपने देखा ये नाउन है सिंगुलर, तो बस देयर सेंटेंस के शुरू में आया, तो आपने देखा कि देयर से कोई लेना देना नहीं था, जो वर्ब है उसके बाद में जो नाउन आया हमने, और प्रोनाउन या नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग उस वर्ब को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, देयर का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये इसका कहना है। ठीक है, अच्छा सर ये तो समझ में आएगा, ये बाद में देयर वाली क्या बात थी, बाद में देयर वाली बात ये थी, तो बाद वाला आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब समझना कि देयर शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, उसके अलग अलग ग्रामर में, जैसे कि हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में कि एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस इन अ सेंटेंस। यहाँ पे इसने कहा आई वेंट देयर, सो आई वेंट देयर में साफ दिख रहा है आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। अब सब्जेक्ट वर्ब मिल ही गया तो आगे यानी कि देयर आ गए, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन ये वर्ब याद रहे कि मैं उसे मिला, ये वर्ब से वेयर का रिप्लाई कर रहा है, इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। शी लिव्स देयर, फिर से देखो वर्ब के बाद आया देयर, सेंटेंस में वर्ब के बाद आगे कहीं देयर मिलता है तो उसको फिर आंख बंद करके आपने क्या बोल देना है, उनको सबको आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलना है बस। ठीक है, उसका कोई भी डमी सब्जेक्ट का रोल नहीं है। कीप, कीप एक वर्ब है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कीप द बैग देयर, तो बैग कहाँ रखना, देयर, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, तो सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन कहाँ खड़ा हो गया, देयर, फिर से क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। मतलब क्या सीखा कि अगर देयर से सेंटेंस, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगली वाली स्लाइड में लिख देता हूँ। इस कंसेप्ट में हमने क्या सीखा, इस कंसेप्ट में जो सीखा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो इसने कहा अगर देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे एक वर्ब होगी, सीधी सी बात, और उसके आगे एक नाउन और प्रोनाउन होगा। तो देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर को आपने डमी सब्जेक्ट मान लेना है, लेकिन जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब इसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। पहली बात तो ये थी। दूसरी कंडीशन इसने कहा कि अगर एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऐसे चलते जा रहे हैं, अगर इस वर्ब के बाद आगे सेंटेंस में कहीं पे भी देयर मिल जाता है, अब वो देयर ना सब्जेक्ट है ना डमी है, कुछ भी नहीं है, अब उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट लेकिन डमी सब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, अपने बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, और अगर वर्ब के बाद देयर है सेंटेंस में आगे कहीं पे भी, तो इसका मतलब वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, और वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट। बस ये था देयर का काम। ठीक है ना, तो यहां पे बस इतना का, तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ हमने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं कि कैसे कैसे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ठीक है, सब्जेक्ट हम पहचान लेंगे सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लगा देंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकता है। जैसे हमने देखा वो वर्ब के बाद भी हो सकता है, वो वर्ब के पहले हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह पे हो जो अपने से 2 नाउन 3 नाउन और भी पहले हो स्टार्टिंग में, तो आपने पूरे का पूरा मतलब है सिंगुलर प्लूरल होने से ये बात नहीं बनती, उस वर्ब का, उस एक्शन का, उस क्रिया का रियल डूअर कौन है उस सेंटेंस में, और फिर उसका पर्सन क्या है, उसका जेंडर नंबर, ये सारी चीज देख करके उसके अकॉर्डिंग आपने फिर वर्ब को चूज करना होता है ना, कि रियल में उस सेंटेंस में एक्शन था कौन, और अगर एक्शन उसमें है तो उसके पहले उसका जो डूअर है वो कैसा होना चाहिए, वही एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर।
ठीक है? तो इसमें ऐसे ही हम बहुत सारे मतलब पूरे की पूरी इंग्लिश के अंदर भाई हर चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट रहते हैं। हर एक जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे हम, एडजेक्टिव के अंदर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। जब भी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरी इंग्लिश ग्रामर के सारे चैप्टर्स से एक एक रूल उठा करके बनाया जाता है। ठीक है ना? किसी बुक्स में इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, किसी में सिंटैक्स बोल देते हैं, और कहीं पे किसी किसी बुक में चैप्टर होता ही नहीं है, क्योंकि यही सारे एक एक रूल करके ये आपको अलग अलग चैप्टर, कोई नाउन में मिल जाएगा, ठीक है, 2 रूल इसके आपको एडजेक्टिव में मिल जाएंगे, कहीं एडवर्ब में मिल जाएगा। तो यही वाली बात, जैसे हम देयर पढ़ रहे थे, देयर आपको एडवर्ब में मिल जाएगा। इससे पहले आपने एंड वाले पढ़े थे, वो कंजंक्शन चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ऐसे करके अलग अलग चैप्टर में ये सारे कंसेप्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर चीजों को क्लियर करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अलग से एक चैप्टर बना के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कर सकते हैं।